आज 14 अगस्त है। ये वो तारीख है जब भारत दो हिस्सों में बंट गया था, लेकिन बंटवारे का जिम्मेदार कौन, इस पर सियासी अखाड़ा खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंटवारे के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंटवारे के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़कर इसे तुष्टीकरण की सियासत बता रहे हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, नेहरू और जिन्ना की सियासी लालच ने भाई भाई को टुकड़ों में बांट दिया, कुर्सी बची रहे देश जलता रहा। सवाल यह है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी खुद को आजादी दिलाने वाली पार्टी बताती है, उसे विभाजन का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या यह सही है? सवाल यह भी है कि क्या 1947 की विभाजन की परिस्थिति सत्ता की लालच की वजह से पैदा हुई? क्या इसके लिए नेहरू को कसूरवार ठहराने के बीजेपी के स्टैंड को गंभीरता से लिया जा सकता है? वैसे बीजेपी जब बंटवारे के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो कांग्रेस लंबे समय से बंटवारे के लिए जिन्ना के साथ साथ हिंदू महासभा और आरएसएस पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। इसीलिए आज हल्ला बोल का सवाल यह उठ रहा है कि क्या विभाजन विभीषिका की स्मृति राजनीतिक मंसूबे वाली है? आम भाषा में इसको बोले तो अगर विभाजन दिवस विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या यह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है? क्या कांग्रेस पर देश के बंटवारे का ठीकरा सियासत का गोल साधती है? हर वर्ष 15 अगस्त की तारीख आने का काउंटडाउन हर हिंदुस्तानी गिनता है, खास से लेकर आम नागरिक तक हर कोई। लेकिन 15 अगस्त के गौरव से पहले की 14 अगस्त की यह तारीख चोट पहुंचाती है, दर्द देती है। इस दिन 1947 में भारत भूभाग दो टुकड़ों में बटा था। लाखों लोग विभाजन के दंश में विस्थापित हुए थे। उन्होंने क्या क्या ना सहा था। लेकिन 2021 से मोदी सरकार द्वारा मनाए जा रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सियासत थम नहीं रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एक्स पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, इस दिन कांग्रेस ने देश को दो टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन के इतिहास और दर्द को कभी भुला नहीं सकेगा। अमित शाह की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विभाजन की विभीषिका को योगी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण का नतीजा बताया है। पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे भारत में हुए थे, अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास के अत्याचारों की एक पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। कांग्रेस खुद को स्वतंत्रता दिलाने वाली पार्टी कहती है, लेकिन बीजेपी द्वारा विभाजन का ठीकरा उस पर फोड़ा जाना 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनी खाई उजागर कर रही है। ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। विभाजन की बात हिंदू महासभा और उसके अध्यक्ष रहे वीर सावरकर ने किया था, दामोदर सावरकर ने किया था। भारतीय जनता पार्टी कि उनके पूर्वज और मुस्लिम लीग, ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं और आज लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुलकर कह दें ये पाकिस्तान बनने के खिलाफ। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो आज देश में मुसलमानों की आबादी कितनी होती, जरा इनसे पूछिए। न पाकिस्तान होता न बांग्लादेश होता तो 45% मुसलमान होते आज इस देश में। इन्हें तो 15% बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान क्यों बन गया, पाकिस्तान क्यों बन गया? ये हमेशा पाकिस्तान बनवाना चाहते थे, सिर्फ ऊपर से कहने के लिए अखंड भारत कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई हक में था पार्टीशन के तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर सियासत का तूफान सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विश्वविद्यालयों में विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम के राजभवन के निर्देशों को बांटने वाला आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा कहा है। हालांकि कासरगोड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस पर श्रद्धांजलि की तस्वीरें आई हैं। उधर विपक्ष के कई और दल विभाजन विभीषिका दिवस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते दिखे। विभाजन के नाम पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसकी टीस बड़ी है। आरएसएस बीजेपी का अखंड भारत का सपना मिटा नहीं है।
हम सब लोग ये मिशन के रूप में स्वीकार करते हैं कि हमारा जो बंटवारा था वो स्वाभाविक था, अनैसर्गिक था, और एक दिन हमारा देश अखंड होगा, हम एक होंगे, यह संकल्प हम आज कार्यक्रम में आज के दिन करते हैं। अखंड भारत के इस विचार के बीच सवाल पीओके का भी है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। मजहब 1947 में विभाजन का आधार बना था। उसी आधार पर पाकिस्तान ने पीओके पर नजरें गड़ाई, लेकिन आज पीओके के रावलकोट से आई तस्वीरें विभाजन कराने वालों को आईना दिखा रही हैं। आज तक प्रदीप भंडारी जी, जब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी ने कहा है, वहीं से मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी। वो कह रहे हैं कि आरएसएस का देश को बांटने वाला राजनीतिक एजेंडा है, जिसको आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस देश पर थोप रही है। कल 15 अगस्त है और मैं चाहता हूं यहीं सभी युवा मेरे साथ, आप सभी बोलिए भारत माता की। एक और बार बोलिए, आवाज कम आ रही है, भारत माता की। जब हम आजादी की बात करते हैं अंजना जी, तो ये जानना जरूरी है कि सही इतिहास और राइट टू ट्रूथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये जानना हर युवा को जरूरी है कि जब आजादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, उसके ठीक पहले देश के अंदर तुष्टीकरण की वजह से मासूम पीड़ितों को, मासूमों को किस तरीके से दर्द झेलना पड़ा था। ये फैक्ट है कि 2 करोड़ हिंदू और सिख विस्थापित हुए थे। ये फैक्ट है कि 10 लाख से ज्यादा हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज जो हैं उनको पीड़ित झेलना पड़ा था, और 50,000 से ज्यादा हिंदू और सिख महिलाएं जो हैं उनके साथ में दुष्कर्म और रेप हुआ था। तो अगर ये पीड़ित है और शोषित है, अगर इनकी हम बात करें, तो मेरे हिसाब से सत्य है और ये देशहित में है, जिससे कि हमारी जो यूनिटी है आगे चल के कभी भी कोई ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं स्वीकारे। अब ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश के पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, और मैं सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा। एमके नायर जो सेक्रेटरी थे सरदार पटेल के, उन्होंने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के ऊपर पार्टीशन को थोपा था, और जब सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को इंग्लिश में कहा था, यू आर अ कम्युनल पर्सन, यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट। तो अगर सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी कम्युनल कह सकती है, तो ये फिर हर सच्चाई को कम्युनल कह सकती है। हाँ। और ये 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा अंजना जी। अलग अलग बुक्स की रेफरेंसिंग में, भले गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जो सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, वो लिखते हैं कि नेहरू की अपॉर्चुनिटी सीकिंग और हिपोक्रेसी की वजह से और जिन्ना की वजह से देश का पार्टीशन हुआ। और आप जानते हैं कि 1948 के अंदर मेरे पास लेटर है वाइसरॉय के, और उस लेटर के हिसाब से 1948 जो तय की गई थी वो पहली तारीख थी जब देश को आजादी मिलनी थी, परंतु 9 महीने पहले इसीलिए मिली थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की ग्रीड ऑफ पावर थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वक्त वाइसरॉय माउंटबेटन के, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं, माउंटबेटन द लास्ट वाइसरॉय ने अपने खुद लिखा गया है। तो अगर हम तथ्य कोट करेंगे तो उसमें गलत क्या है अंजना जी? ये युवा पीढ़ी है, इसको जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है, सुरेंद्र राजपूत जी की राजनीति ना हो। ये कह रहे हैं ये युवा पीढ़ी है, इनको सच्चाई तो जानना चाहिए। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? बात तो सही कही अंजना जी इन्होंने कि युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। युवाओं को जानना तो ये भी जरूरी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन था, और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता और अंग्रेजों की दलाली कौन कर रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। तो देश को तो ये जानना आवश्यक है, इतिहास में ये जाना जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं प्रदीप भंडारी का समर्थन करता हूं। जो लोग जिन्ना को अपना नेता मानते थे अंजना जी, जिन्ना को, जिस भारतीय जनता पार्टी अपना नेता मानती है, जो जनसंघ जो जिन्ना को नेता मानती है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिन्ना को अपना नेता मानता है, गुजरात में जो सबसे बड़े स्वतंत्रता जो पहले 10 सेनानी थे, आरएसएस का मुखपत्र और आरएसएस की जो वहां की यूनिट है उसमें जिन्ना को सर्वोच्च स्थान पर रखती। जिन्ना को नेता मानने वाले लोग कांग्रेस को सीख न दें, एक बात। दूसरी बात, एक फैक्ट बहुत जरूरी है बच्चों आपको जानना, ये लोग तो विरोध में थे, मान लीजिए बंटवारे के, विभाजन की विभीषिका हुई थी, और 15 तारीख को जो हमारी कैबिनेट बनी थी उसमें इनके पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे।
मंत्री क्यों बने थे भाई? अगर आप दुखी थे, आप अगर विभाजन के विरोध में थे, क्यों मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के साथ में? नंबर एक। नंबर दो, वो जनसंघ जो ये कहती थी अंग्रेजों से, सावरकर साहब का कोट है, वो ये कहती थी कि साहब हिंदुस्तान को आजाद करो तो नेपाल के राजा के अंडर में कर दो। अगर इनकी चलती, भाजपा वालों की चलती, तो आज जो है नेपाल का राजा हमारा राजा होता। ये इन लोगों का वो है। एक मिनट बीच में मत बोलिए, ठीक है, पूरा कर ले, पूरा कर लिए, मैं जवाब। हमारे पास पूरी जानकारी है, तथ्यों के साथ, ना हो तो मुकदमा कर दीजिए, ठीक है कि नहीं? फिर राहुल गांधी जैसे माफी मांगनी पड़े। ये जो है, इनको प्रेरणा मिली कहां से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? भाई किसी के घर में बच्चा होता है तो सोहर गाया जाता है, अंजना जी, गाया जाता है ना। प्रसव पीड़ा दिवस तो नहीं मनाया जाता ना। भारतीय जनता पार्टी वाले 14 तारीख को जब बिरयानी खा के हमारे मोदी जी वहां से आए, जवाब दे, मोदी जी वहां से आए बिरयानी खा करके, और वहां से ले आए विभाजन विभीषिका दिवस। और इसको आप फैक्ट को चेक कर लीजिए कि जब मोदी जी पाकिस्तान से बिरयानी खा करके आए थे, उसके बाद इन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, उससे पहले तो नहीं मनाया। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं कि मोदी जी और आपके क्या नाम नवाज शरीफ साहब बिरयानी खाएं और यहां पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाएं, इन्हें किसी ना किसी रूप में अपने पितृ पुरुष जिन्ना को याद करना है। जिन्ना को याद करने के लिए आप बंटवारा दिवस मना रहे हैं। वाह जी सुरेंद्र, छोटा सा जवाब फिर अन्य मेहमान। कांग्रेस पार्टी को बनाया ही एक अंग्रेज, एओयू में है, असली अंग्रेज के दलाल जो है, जिसको कांग्रेस ने बनाया, वो बात कर रहे हैं भैया। गूगल करिए किसने कांग्रेस पार्टी को बनाया, एक ब्रिटिशर एओयू ने कांग्रेस पार्टी को बनाया। दूसरी फेक न्यूज, वीर सावरकर कभी जनसंघ का हिस्सा ही नहीं थे, वीर सावरकर को कोट कर रहे हैं। अच्छा। तीसरी बड़ी बात भैया, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये 2022 से बनना शुरू हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इतना पाकिस्तान की तरफदारी करने लग गए, पोस्टर बॉय बन गए कि यही नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई और कब पार्टीशन विभीषिका दिवस की बात हुई। मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज पीड़ित नहीं थे? क्या उनके साथ में धार्मिक रूप से प्रताड़ना नहीं हुई थी? क्या ये हमको जानने का अधिकार नहीं है? ये हमको जानने का अधिकार है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अफजल गुरु वाले कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाती है जेएनयू के अंदर, वहां उस दिवस को उनको बनाने के लिए तैयारी है। अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा होंगे, एक आतंकवादी, परंतु आर्टिशन के पहले पार्टीशन की बात करना इनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि पीड़ित हिंदू और सिख और माइनॉरिटीज थे, जिससे इनकी वोट बैंक की राजनीति खराब होती है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, आप सभी बच्चे हैं, युवा हैं, नौखाली के अंदर पूरी की पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? सच स्वीकारना ये हमारा कर्तव्य धर्म है, परंतु कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि जब भी इसका वोट बैंक खिलता है इसको दिक्कत होती है। 5 सेकंड का इसका जवाब। वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे? ये बच्चे इतिहास क्यों ना जाने? बिल्कुल, बच्चे ये इतिहास जाने, नोआखाली का भी इतिहास जाने। जब वहां हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे बच्चों, तो महात्मा गांधी वहां पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। ना सावरकर गए, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, ना बलराज मधोक गए, अटल जी की तो गिनती नहीं थी, और ना क्या नाम दीनदयाल उपाध्याय गए। हम तो शांत कराने वाले लोग हैं या आग लगाने वाले लोग हैं, नंबर 1। और नंबर 2, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंजना जी सिर्फ 2 सेकंड में अभी कह रहे थे, पता नहीं अभी अमित शाह जी बोल रहे थे, अरे वो अमित शाह जी बोले, सूप बोले तो बोला, क्या बोले, छन्ना जिसमें 72 छेद, जो सरदार पटेल को 1960 तक जिंदा रखते हो, उनका आप इतिहास ज्ञान क्या करेंगे? भैया सरदार पटेल को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आज के सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू हम बनाए, जिसका विरोध आपने किया। क्या बात कर रहे हैं? हमें तो डांट देंगे। सरदार पटेल मेरे खिलाफ जो बोलना है बोलिए, मेरी पार्टी के खिलाफ बोलना है, सरदार पटेल के खिलाफ ना बोले। अरे हम अमित शाह के खिलाफ बोले, सरदार पटेल के पीछे काहे छुपते हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सरदार पटेल के लिए क्या किया? सरदार पटेल की खुद की चुप्पी क्या कहा? अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया। ऐसे लोगों की ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है, कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए, कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए। संसद में बोला था, फेक न्यूज है, पूरा चलाइए वीडियो। संसद में बोला था 1960 तक सरदार पटेल पार्टी कर रहे थे जब हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था पार्टीशन के समय। नेहरू जी तो अपने पार्टी में व्यस्त थे। तरीके के लोग, व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग, ये क्या बोलेंगे आकर के? जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों को बनाने वाले महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। ये क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? एक तथ्य नहीं कोट कर पाए। व्हाट्सएप बोलो, बताओ मैंने कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? बताओ सुरेंद्र राजपूत कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? जो सरदार भगत सिंह का वकील था आसफ अली, कांग्रेस का आदमी,
संघ वाले क्या कर रहे थे, कोई बताए? मैं बताता हूं। चंद्रशेखर को मारने वाला मुखबिर संघ का आदमी। फेक न्यूज हम थोड़ी है, कैसी बातें कर रही है? फेक न्यूज सब कहां है? दिखाइए, सबसे बड़ी चीज कोट करिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी बातें ना करें। यशपाल की किताब को बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कोट करिए उस किताब के अंदर से, कोट करिए उस किताब से। भारत अमेरिका खटास के बीच चीन का बयान आया है और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है भारत के साथ सहयोग सही विकल्प है, साझेदारी दोनों देशों के लिए सही रास्ता है। जब से अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है, भारत अपने विदेशी संबंधों को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है और उसी में एक आउटरीच आप देख रहे हैं दोनों तरफ से, जिस पर अब चीनी विदेश मंत्रालय ने भी भारत के सहयोग पर बयान दिया है। ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं भारत और चीन दोनों देश, साझेदारी दोनों देशों के लिए सही रास्ता है, ये चीन कह रहा है। संगीत रागी जी, देखिए कुल मिलाकर ये बात सच है कि इतिहास को भुलाकर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकता आगे। आपको अपने इतिहास को समझना जानना चाहिए, लेकिन 2025 में इसका रेलेवेंस क्या है, ये युवा पूछेंगे तो क्या बताइएगा? देखिए अंजना जी, जो समाज अपने इतिहास को छोड़ देता है, इतिहास बार बार फिर दोहराता है। ये मत भूलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण वो चीज थी, और ये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कोट कर रहा हूँ। वॉल्यूम 10 इंडियन मुस्लिम्स है जो सिप्रा पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है, जिसमें नेहरू खुद गांधी जी को पत्र लिख करके कह रहे हैं कि जिन्ना का डिमांड जो है वो सुरसा की तरह बढ़ रहा है। एक डिमांड मानते हैं, फिर दूसरा रखता है, फिर तीसरा रखता है, और हम मानते ही जा रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को के कारण इस देश का विभाजन हुआ, और मुस्लिम तुष्टीकरण को फिर से विभाजन के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा इस देश में। इसलिए आज की पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कितना खतरनाक है। 23% मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 35% उस समय जमीन दे दी थी। आपको जानना चाहिए, ये आज की पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और बाउंड्री जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान से हमारी जो डिसाइड होती है, उसका निर्णय किस दिन होता है मालूम है? 17 अगस्त 1947 को। यानी विभाजन सत्ता के लिए नेहरू ने साइन कौन किया था विभाजन के दस्तावेज पे? सावरकर साइन करने गए थे, हिंदू महासभा साइन करने गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइन करने गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक साइन कर, मुस्लिम लीग ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, नेहरू ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इसके जिम्मेदार थी, और टू नेशन थियरी 1887 और 1886 सर सैयद ने शुरू किया था। सावरकर के नाम पर ये थोपते हैं। सावरकर ने जिस दिन ये छपा था, उसके 2 ही दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम अखंड भारत के लिए है। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ इसलिए नहीं जनसंघ खड़ा हुआ था कि 1 मई 1940 को गांधी ने कहा था इस देश में मुस्लिम राष्ट्र में पसंद है, ब्रिटिश शासन चला जाए तो चला जाए। ऐसे के साथ न अंबेडकर खड़े थे, न हिंदू महासभा। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अखंड भारत के पक्ष में नहीं थी। बार बार कहते हैं कि जाकर के अरे नोआखाली में आप चले जाते हैं जहां पर कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं गांधी गए थे? ये पूछ सकता है ये देश कि जहां हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ था, वहां पर उसको बचाने के लिए कौन पार्टी खड़ी थी? सारे ये कांग्रेसी भाग गए थे झोला चाह। वहां कौन हिंदुओं की सुरक्षा कर रहा था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग हिंदुओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। ये सारे कांग्रेसी चट्टे बट्टे वहां से भाग करके आए थे। और 2009 तक तो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो ब्रिटिशर हुआ करते थे। ये क्या बात करेंगे? आजादी की लड़ाई, वो कांग्रेस और ये इंदिरा की कांग्रेस और इटालियन नेहरू कांग्रेस, ये तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज का कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी ने तो कहा था कि इस कांग्रेस को विसर्जित कर दो, लेकिन नेहरू को सत्ता। नेहरू किसके संपर्क में थे? ये मैं सवाल आज खड़ा कर रहा हूं, आज तक किसी ने सवाल नहीं है। नेहरू क्या चर्चिल के संपर्क में थे? क्या गांधी ने मजबूरी में उनको उस जगह पर हाथ दिलवाया, प्रधानमंत्री बनवाया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कांग्रेस पार्टी में नेहरू को जाया? जबकि सारी की सारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में से एक भी वर्किंग कमेटी कांग्रेस
पे नेहरू के साथ नहीं खड़ा किया? ठीक है। कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें थी जो कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को खड़ा किया? ठीक है। क्या आप एक कांग्रेस सवाल पार्टी पूछे, के आप नेहरू आगे किसी विदेशी ताकत के साथ अलायंस में उस समय बातें कर रहे थे? आशुतोष जी, अब जो तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं, अगर आप उस पर जवाब देना चाहे तो वो दे। लेकिन अगर विभाजन विभीषिका दिवस यानी आम भाषा में जनता के लिए बताएं तो बंटवारे का जो दर्द है इस देश का, उसके लिए एक दिन अलग से रखा गया है कि बच्चे समझे, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी को सीधा इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी आपकी इस डिबेट में एक महापाप किया गया है। गांधी जी को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया है। किसी ने नहीं कहा है, गलत बात मत बोलिए। आपको बीच में नहीं बोला, गलत बात मत बोलिए। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। नेहरू को लेकर के कहा था कि आखिर क्या कारण था, कौन किसके साथ अलायंस है? अब वो बोल ले। मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में मैं ये बोल भी नहीं सकता। अभी क्या बोला? किसके इशारे पे? कौन थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो उनका नाम था महात्मा गांधी। किन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया था? महात्मा गांधी। और कह रहे हैं कि किसके इशारे पे उनको गद्दी दी गई प्रधानमंत्री? तो आप वाकई में महात्मा गांधी को ही दरअसल आप दोषी ठहरा रहे हो, और इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कांग्रेस अलग थी और ये कांग्रेस अलग है। तो उस कांग्रेस को आप आजादी की लड़ाई के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं और उसको एक बेहतर कांग्रेस भी मानते हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन कहां से आता भाई, मैं तो समझ नहीं पाता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा लिया? कभी भी? क्या हेडगेवार को छोड़कर आरएसएस का कोई भी प्रमुख कभी जेल गया? क्या आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक कभी फांसी के फंदे पर लटका जैसे भगत सिंह लटके? क्या चंद्रशेखर आजाद की तरीके से शहादत दी? एक भी जेल नहीं गया हेडगेवार साहब को छोड़ के, और ये बात करते हैं। उसके बाद जब देश के अंदर दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी को यह बताया गया कि दरअसल इसमें आरएसएस के कुछ लोगों का हाथ है। ये इतिहास के तथ्य हैं। महात्मा गांधी जी ने बुलाया गोलवलकर को, उनसे बातचीत हुई और कहा कि आप बाहर निकल के इसका खबर को लेके आप कहिए कि ये कंडेमेबल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। गोलवलकर ने कभी निंदा नहीं की, कभी कंडेम नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। गांधी जी के ये शब्द थे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान प्रस्ताव जब 1940 में बना, पाकिस्तान का प्रस्ताव, जिसने वो प्रस्ताव पारित किया, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई इन लोगों ने, तब ये तो बड़े पाक साफ हैं। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हर हालत में क्रश करना चाहिए। ये लड़ाई की बात करते हैं। और तो सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा कोट है कि क्या कारण है कि जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है टू नेशन थियरी पे। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, पूरा कर ले, पूरा करिए। क्या कारण है? वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेके कि टू नेशन थियरी पे मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है। मैं हैरान हूं इस बात को लेके। ठीक है। और इसके साथ साथ एक 10 सेकंड और मुझे दे दीजिए। इसके साथ साथ आप जरा इनसे सवाल पूछिए कि आप कांग्रेस को जिम्मेदार आजादी के लिए, पार्टीशन के लिए मानते हैं, तो क्या आप राजेंद्र प्रसाद को भी मानते हैं? क्या आप महात्मा गांधी को भी मानते हैं? क्या आप सरदार पटेल को भी मानते हैं? क्योंकि ये सब लोग कांग्रेस। डायरेक्ट सवाल था उनका, डायरेक्ट सवाल है, उसके बाद से मैं आ रही हूँ। देखिए, आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको सवाल पूछना। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया था। 1939 में हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। गांधी के तुष्टीकरण की निंदा डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। आप सोच लीजिएगा, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर वो उसको पकड़ेंगे तो मत बोलिएगा। ये तो महात्मा गांधी को एजेंट बना चुके हैं। महात्मा गांधी को एजेंट बनाने का काम संगीत रागी ने किया है। माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जो है वो देश के साथ गलत कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो सही। माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ के दीजिए। और इसलिए उन्होंने कहा, मैंने तो कहा कि 1886 और 1887 में जिन मुसलमानों को, जिसके बारे में कहते हैं टू नेशन थ्योरी, वो तो सर सैयद ने दिया था।
1886 में मेरठ की सभा में 1940 में किसने दिया था? अरे नहीं था। सावरकर ने उसको डिस्काउंट किया है अगले दिन की प्रेस ब्रीफिंग में। एक बात और, ठीक है, जल्दी पूरा कीजिए जिसका मैं क्योंकि 2025 में लौटना है मुझे। करके कहा था महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की धारा अलग थी, नेहरू की धारा अलग थी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी और सारे जो जेबी कृपलानी, उनकी धारा बिल्कुल अलग थी। अंजना जी हमारे घर में झांका करते थे रोज के रोज, अपना काम कुछ नहीं करते। दोनों के अंदर 2 विभाजन था और सरदार पटेल के मृत्यु के पश्चात उस जो राष्ट्रवादी सोच की धारा थी उसको पंडित नेहरू ने लगभग छोटा सिर्फ 2 लाइन का सवाल लेने छोड़ दिया। छोटा सा एक अंतिम बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आजादी की आंदोलन में भाग लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एज ए संगठन भाग नहीं लिया। ये अतथ्यात्मक गलती आप बता लें। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता में जल्दी बोलिए, राजनीति नहीं करता है, लेकिन स्वयंसेवक जरूर करता है। मिस्टर रागी जल्दी। संगीत रागी जी की स्तुति गान करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये तो मान लिया पब्लिकली कि आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था। फिर वही गलत बात। अरे आप ही ने कहा भाई महाराज, मैं क्या बोलूं यार। मैंने कहा गलत बात। अब मुझे बोलने दीजिए। 1930 की गलत बात नहीं। दूसरी बात, मैंने दूसरी बात के बारे में अभी रागी जी, इफ यू गो बाय लॉजिक, तो दरअसल ये सर सैयद अहमद का शिष्य बना रहे हैं विनायक सावरकर को। आपने कहा टू नेशन थियरी के जनक सर सैयद अहमद थे, पंडित नेहरू ने सिग्नेचर किया था। अरे भाई आप मुझे बोलने दीजिए ना। रागी जी मुझे माइक हटाना पड़ेगा फिर। नहीं, वो गलत फैक्चुअली गलत। ठीक है, तो हाथ उठाइए ना, आपको टाइम दूंगे, ऐसे थोड़ी बोलिएगा। समय बर्बाद हो रहा है ना, बच्चों को सवाल पूछना है। इन्होंने खुद ही कहा कि टू नेशन की थियरी सर सैयद अहमद ने दी, यही कहा ना इन्होंने। सर और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं टू नेशन थियरी। माना किसने? अरे रागी जी रागी जी फिर ऐसे सब चिल्लाने लगे, सोचिए क्या होगा। तो जब टू नेशन थियरी के जनक सर सैयद अहमद थे और उसको पालन करने वाले, उसका समर्थन करने वाले अगर विनायक सावरकर थे, तो आप तय कर लीजिए कि आप सर सैयद अहमद की बात सुन रहे थे या महात्मा गांधी की बात सुन रहे थे। जी, मेरा सवाल है मिस्टर सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उन लोगों की शांति का क्या? बंटवारे के समय जो हुआ था उसका सवाल पूछ रही है वो। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा, और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। विभाजन एक दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये कांग्रेस ने भी माना और ये दुनिया का हर शख्स मानता है। और उस वक्त लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, जिस वक्त हम लोग शांति की अपील कर रहे थे बिटिया, जिस वक्त हम लोग घर घर जाकर के पैसिफाई कर रहे थे, उस वक्त संघ जो है कत्लेआम करा रहा था। प्रदीप जी जल्दी से। ये इतने बड़े झूठे, ये महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल पिक्चर 1944 की आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में रिहैबिलिटेशन एफर्ट के अंदर, ये देखिए मैं ओरिजिनल फोटो लेके आया उस वक्त की, ये झूठे दिखा दीजिए एक बार। दूसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूंगा। 1940 बाबा साहेब अंबेडकर आरएसएस के सदस्य थे क्या महात्मा गांधी जी? क्या कांग्रेस नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर और मुस्लिम लीग की डिमांड के अंदर जो है उसने पार्टीशन करा, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अंबेडकर तक ने कहा है कि नेहरू की वजह से पार्टीशन हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? डिबेट के 30 मिनट हो चुके हैं, कभी इन्होंने एक बार भी सहानुभूति करी है जो हिंदू सिख जो पीड़ित है? यही कांग्रेस पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से आर्थिक शरणार्थियों को हम जो है वो सिटीजनशिप दे रहे थे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अंजना जी 70 साल में कांग्रेस का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने स्वीकारा कि पार्टीशन के समय हिंदू और सिख जो है वो पीड़ित थे। और ये बात करेंगे देशभक्ति की,
जवाहरलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बनाने का काम अंग्रेज ने किया, पार्टीशन पे साइन करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये बात करते हैं, ये सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से जल्दी। जो सबसे बड़ी बात है, हंसिए नहीं, ये सच्चाई है। हंसिए मत, मजाक मत उड़ाइए। मोतीलाल नेहरू किसके लिए लड़े? मोतीलाल नेहरू किसके लिए केस लड़ते थे? सच्चाई है ये। इन लोगों को मारे जाए थ्योरी है कि अपना बोलने और सामने वाले को नहीं, आप हंस नहीं सकते जिनकी भाई उन पे। अभी सुनिए, ये हमारा काम है, हम क्या करेंगे ये आप नहीं, यही तो आप तय करते हैं। जिनका रेप हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, बकवास कर रहे हैं। प्रदीप जी, फिर मुझे माइक लेना पड़ेगा, ऐसे करिएगा तो प्लीज लेट हिम कंप्लीट। क्या बकवास है? आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने बोला, बोलिए। जो ट्रेन आई थी और उसमें सिख भी हिंदू भी जितने हमारे वहां से भाई कट करके आए थे, और अमृतसर में जब वो ट्रेन रुकी थी, उसका एक एक आदमी का, एक एक शव का अगर किसी आदमी ने रिसीव किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आरएसएस वाले और जनसंघ वाले कहां थे उस वक्त? कोई आदमी बताएगा? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि वी आर ब्लेमिंग पाकिस्तान, वी आर ब्लेमिंग इंडिया, हम बीजेपी को बोल रहे हैं, महात्मा गांधी को बोल रहे हैं, नेहरू को बोल रहे हैं, बट वो कंट्रीज हु ऑलरेडी वेंट थ्रू पार्टीशन, वो कहाँ थी इस समय पे? वेयर वाज द ब्रिटिश, जिन्हें सब पता था? कहाँ थी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन टू गाइड अस ड्यूरिंग दैट टाइम? ठीक है, 2-3 सवाल और आपको बोल। नमस्ते, मेरा नाम युवराज है और मेरा एक ही सवाल है, आप सभी से सवाल है कि अभी हम 2025 में चल रहे हैं। बोला जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको इतिहास को लेकर, लेकिन उसको साथ में लेकर, लेकिन उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे अपने जीवन में जा पाएंगे। बार बार मोदी जी भी बोलते हैं कि 2047 तक हमें भारत को एक डेवलप नेशन बनाना है, लेकिन अगर हमें डेवलप नेशन बनाना है तो हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जो हम अभी डिबेट्स कर रहे हैं, तो क्या उससे हम एक डेवलप नेशन बन पाएंगे? वैलिड क्वेश्चन। आप आगे की बात करते हैं तो फिर विकास कैसे होगा? आप इधर से आना पड़ेगा आपको, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मेरा सवाल आपसे है सर, आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल। इमरजेंसी का तो जितना विभीषिका से लेकर इमरजेंसी पर इमरजेंसी की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से है, जो कांग्रेस बोलती है कि हम देश हित के में बात करते हैं, पर जब भाजपा कुछ करती है देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जैसे पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? मेरा प्रश्न सुरेंद्र राजपूत सर से है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीस नेगोशिएशंस में बिलीव करते थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद भी उन्होंने दुख दिखाया। आज 2025 में आके रेलेवेंस अगर पूछे हम कि तब नेहरू जी ने पार्टीशन करवाया, वो भाजपा वाले बोल रहे हैं माइनॉरिटी अपीसमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन तब नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए पार्टीशन करवाया? क्योंकि तब ऐसे फॉरेन पॉलिसीज क्यों नहीं बने ताकि बाद में जाके पाकिस्तान से हमारा जो अगर सच में पार्टीशन करना था तो उनको भी एज अ नेशन हम बिफ्रेंड कर पाते, उनको भी एज अ नेशन हम अपने साथ रख पाते। तो वो बात तो बाद में, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ नीति बन रही है, तो तब कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा कि हमें पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए? आज के वो मुसलमान आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताली बजानी चाहिए। मैम, पहले तो सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमन, ठीक है, पर मेरे को ये पूछना है बस कि जब भी पार्टीशन हुआ, सभी लोगों से क्वेश्चन है ये मेरा, तब सारे आरएसएस और कांग्रेस सारे लोग थे। पार्टीशन जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। डिस्प्लेस जो विभाजन का दर्द हम मना रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोग वहाँ हैं इसको अच्छी तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता था, ताकि जो लोग मरे, जिन लोगों को ट्रांजिशन हुआ, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ, उस टाइम क्यों नहीं सोचा गया ये? सुरेंद्र सर से मेरा एक सवाल है कि जब आपने बात की नेपाल की, तो 1950 में जब नेपाल के राजा ने विलय के लिए कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, तो आप लोग क्यों नहीं माने उसके लिए? आपने क्यों विलय नहीं किया? त्रिभुवन जी ने जब आपसे कहा था।
अरे तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिए करके यूएन ले जाके। आशुतोष सर ने कहा कि वीर सावरकर जो हिंदू सभा के सदस्य नहीं है, तो आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि वीर सावरकर हैं? उतने सारे उन्होंने अपनी समर्पण दिया था देश के लिए, इतने सारी उन्होंने अलग जाकर काले पानी की सजा भुगती थी, और आप लोग उसको एक अच्छे देशभक्त मानते नहीं हैं। और आप कहते हो कि हिंदू सभा की वजह से पार्टीशन हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि जब जिन्ना पार्टी बना ली उसके बाद से हिंदू सभा का गठन हुआ, और ये इसलिए हुआ कि हिंदू जो लोग थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग इनको इतिहास पढ़ाएंगे, लेकिन अब लग रहा है बच्चे इतिहास पढ़ा रहे हैं। 3 सवाल लूंगी, बैठ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, इनका उनका क्या होता है ये। जब कैबिनेट मिशन ने 1946 में इलेक्शंस करवाए थे तो कांग्रेस ने 289 में से 208 सीट्स जीती थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन, वी गेव रेन्स टू यू टू मेक डिसीजंस फॉर आवर नेशन, एंड येट यू मेक अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। आपके पास हिंदी में बोला, आपके पास पूरी पावर थी हमारे नेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन आपने गलत डिसीजंस। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आगे थी आज़ादी की लड़ाई में, तो बस 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कम जानता हूं आप लोगों से। पहला सवाल यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दूसरी हुई थी तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए? पहला। दूसरा ये है कि सुभाष चंद्र बोस की जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने भागीदारी दी, तो उनकी क्या असहमति हुई थी कांग्रेस से कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? सर आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है, और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया? और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? इतने की इजाजत देता है। मुझे लगता है सबने अपने अपने सवाल नोट कर लिए। सुरेंद्र जी आप ही से शुरू करते हैं। हाँ, बड़े अच्छे सवाल बच्चों ने पूछे। हमसे 5-6 सवाल हैं, तो हमें थोड़ा समय दे दीजिएगा। जैसे हमने एक बात बता दें, बालाकोट एयर स्ट्राइक का कांग्रेस ने समर्थन किया था, ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस ने समर्थन किया था, कोई विरोध नहीं किया। सबसे बड़ी बात है नंबर 1 नहीं किया। अब हमें बोल लेने दीजिए। अरे उनको बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। लेट हिम कंप्लीट, बोलिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि नेहरू जी के बारे में कि भाई नेपाल नरेश ने कहा था कि भारत में विलय कर लो। ये सवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, इस सवाल की रेलिवेंस नहीं है, कोई कभी नहीं उन्होंने कहा था। एक पर्टिकुलर वहां पे राजद्रोह हुआ था जिसमें उन्होंने उनकी नेहरू जी की मदद मांगी थी और हिंदुस्तान ने, नेहरू जी ने उनकी मदद की थी। एक बात और आई आप कि हम लोग जिम्मेवार हैं या नहीं है। जब हम आजादी की लड़ाई हम लड़े, हमने तो पूरी जिम्मेवारी ली। हमने तो भगत सिंह जी को भी वकील दिया, हमने तो चंद्रशेखर आजाद को भी, जवाहरलाल नेहरू जी कैश की मदद करते थे, ऐतिहासिक सत्य है उसमें। और मैं आपको बता दूं, जिस समय भगत सिंह जी को फांसी होने की बात थी, भगत सिंह जी के पिताजी स्वयं नहीं, भगत सिंह जी के पिताजी ने स्वयं एक मर्सी अपील डाली थी जिसको कि भगत सिंह ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, ठीक है ना। रही बात वो पार्टीशन पे बच्चा पूछ रहा है सर, वापस आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। विभाजन में लोगों के साथ जो ये व्यथा घटी, उस पर उस बच्ची का सवाल था, उस बच्चे का था हमने बेटर क्यों नहीं मैनेज किया। हाँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी सरकार चूंकि हमारा है, हमारी सरकार थी तो जिम्मेवार हम थे। अगर हमने अच्छे काम किए थे तो कुछ असफलताएं भी हमारे सर पर आएंगी। मैं आपको बताऊं, सेना, उस वक्त की सेना, अंजना जी, उस वक्त की सेना ने और कांग्रेस के सेवा दल ने लेकर के जिस तरीके की क्या नाम लोगों की मदद की थी और जिस तरीके से विभीषिका में मदद की थी, वो अपने आप में अतुलनीय है, उसको पढ़ना चाहिए। बाकी आशुतोष जी, प्रदीप जी ये पूछा कि आपको 2047 में विकसित भारत बनाना है, आप 1947 में ले जा रहे हैं। बिल्कुल, परंतु हमको थोड़ी पता था कि हम जब विभाजन विभीषिका दिवस बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करेगी। ये तो अपने तुष्टीकरण के नाम पे हर चीज में राजनीति करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अंजना जी विभाजन विभीषिका वो बीच में बोल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर का मसला लेके यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू गए, ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब सुनिए, इन्होंने बोला कि आरएसएस ने कोई रोल नहीं प्ले किया था। सरदार पटेल अपना लेटर लिखते 1948 में गुरुजी गोलवलकर को
कि भाई इतनी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड कैलामिटी हुई थी पार्टीशन के समय, आरएसएस के वर्कर्स आगे आए और हिंदुओं और सिखों की मदद करी, ना कि कांग्रेस सेवा दल ने। अभी आईएएस चीफ ने क्या कहा, पॉलिटिकल विल थी इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कौन कह रहा था कि पॉलिटिकल विल नहीं थी? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे थे। तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है, कांग्रेस जिम्मेवारी पर आइए जरा। वो कह रहा है कि 1947 पर अगर हम चर्चा रोक देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे 2047? अंजना जी, हम तो चाह रहे हैं कि अंजना जी इसलिए जरूरी है क्योंकि उस मुस्लिम लीग को भी जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर रणनीति को ले सकते थे, उसी प्रकार की रेडिकल इस्लाम की मानसिकता गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने फिर से इस देश में खड़ा कर दिया है। सरपंच से जुड़ा होने के नारे जो पाले लगते थे आज आजाद भारत में भी लग रहा है। बांग्लादेश की जो स्थिति पश्चिम बंगाल में भी वही हो रही है। ये मानसिकता को पैदा करना, उसको हिंदू मुसलमान बिल्कुल जरूरी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने किया बेटा। जरूरी इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन करा तुष्टीकरण की वजह से। 2025 के अंदर भी ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। आप लोग कहां से बचा लेते हैं ना जनसंघ तो हमारा कर्तव्य है कि अगर इस पे फॉलो करोगे तो ये पार्टीशन वाली बात है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं। नेहरू जी तो जेल में चाय की चुस्की और अखबार अभी तो पूछा आपने। अच्छा, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। सुख नहीं मिला था जेल में। सावरकर के हाथों में बेड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। नेहरू चाय की चुस्की और अखबार के साथ जेल में थे। 60 रुपया पेंशन लेते थे, बता रहे थे बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी। तो देखिए 5 दिन भी नेहरू को होता तो आप माफी मांगने के लिए पूरा खानदान आ जाया होता। देखिए 2 चीजें हैं। एक, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि इरविन से गांधी जी ने क्यों नहीं किया। गांधी जी ने आखिरी समय तक भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी, आखिरी समय तक चिट्ठियां भी लिखी थी और कहा था कि उनकी जो फांसी की सजा है उसको फिलहाल वो कर दिया जाए, कम्यूट कर दिया जाए। दूसरी बात, अभी जो पार्टीशन को लेकर समाप्त हो गया आशुतोष जी, जल्दी बोलना होगा। हाँ। पार्टीशन को लेकर अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की एक पूरी मोटी किताब है, वाई पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज जरूरी क्यों था। उन्होंने पूरी किताब लिखी कि भारत का विभाजन क्यों। अरे देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, संगीत गलत बात, गलत बात, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात नहीं, गलत बात। तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को पढ़िए और साथ ही साथ तालियों के साथ